एक छोटा लड़का जिसका नाम एंगस है, समुद्र में तैरने जाने का मन नहीं बना पाता और अकेला किनारे पर बैठना पसंद करता है। अचानक उसे पानी के अंदर एक बड़ा सा अंडा दिखाई देता है और वो उसे उठा लेता है। अंडे को देख ही रहा होता है कि उसकी माँ एन उसे वापस घर चलने के लिए बुला लेती है। एंगस अंडे को अपनी बाल्टी में छुपा लेता है और एन के साथ चलना शुरू कर देता है। रास्ते में एन शिकायत करती है कि एंगस ने पानी में जाने की कोशिश भी नहीं की। एंगस कुछ नहीं कहता और घर पहुंचते ही वो सीधे घर के अंदर बने वर्कशॉप में चला जाता है। उसकी बहन क्रिस्टी जल्दी ही आ जाती है और एन और एंगस से पूछती है कि समुद्र किनारे कैसा रहा और क्या एंगस ने मजे किए। एन कहती है कि एंगस हमेशा की तरह अकेला ही रहा और पानी में भी नहीं गया। इसी बीच एंगस अपने सारे सामान वर्कशॉप में रख देता है, जो कि उसके पिता चार्ली का है। चार्ली एक फौजी है जो इस वक्त घर से दूर देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एंगस चार्ली की तस्वीरें देखता है और ये भी देखता है कि कैलेंडर पर चार्ली कब वापस आ रहा है। ये करने के बाद वो पहले वाला बड़ा सा अंडा धोने जाता है। अंडे के ऊपरी परत को तोड़ते ही उसे अंदर चमकती नीली परत दिखाई देती है और वो उत्सुक हो जाता है। पर इससे पहले कि वो अंडे को और तोड़ पाए, उसे एन की आवाज आती है और वो अंडा छोड़कर भागकर अंदर चला जाता है। उसी रात तेज बारिश शुरू हो जाती है और एंगस को चिंता होती है कि कहीं अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित ना रहे। वो नीचे जाता है और देखता है कि अंडा फूट चुका है। आसपास देखने पर उसे पता चलता है कि अंडे से एक अजीब सा जीव निकला है। जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता है, जीव लगभग उसे काट लेता है और एंगस को समझ आ जाता है कि शायद उसे कुछ खाने की जरूरत है। एंगस जीव को खाने के लिए कुछ लाकर देता है, जिससे जीव शांत हो जाता है और थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है। एंगस अपने नए पालतू जानवर के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता क्योंकि उसे फिर से एन की आवाज आती है और वो वापस सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह एंगस उठा तो देखा कुछ सैनिक उनके घर के पास आ रहे हैं। वो एन और क्रिस्टी के साथ नीचे गया। वहाँ उनका सामना कैप्टन हैमिल्टन से हुआ। कैप्टन ने बताया कि वो अपने आदमियों को घर में रहने के लिए लाया है। ये सैनिक समुद्र के रास्ते देश में घुसने वाले दुश्मन के हमले के लिए तैयारी करेंगे। यह सुनकर एन हैरान हो गई। उसने बताया कि उसे घर के कामों में मदद करने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन कैप्टन का कहना था कि उसके आदमी सारे काम खुद कर लेंगे। घर को व्यवस्थित करने के बाद एन ने क्रिस्टी और एंगस को कहा कि वो सैनिकों को अपना काम करने दें और चले जाएं। अपने कमरे जाते हुए एंगस ने क्रिस्टी से पूछा कि क्या वो कोई राज रख सकती है। क्रिस्टी ने कहा हाँ, पर एंगस को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। फिर एंगस लाइब्रेरी में उस जीव के बारे में कोई किताब ढूंढने गया जो उसने पाया था। वो वर्कशॉप गया तो देखा सब कुछ बिखरा हुआ है और वो जीव चार्ली के जूते खाने की कोशिश कर रहा है। एंगस को समझ आ गया कि उसे भूख लगी है। वो रसोई में खाने का कुछ सामान लेने गया, लेकिन वहाँ उसका सामना सैनिकों के रसोइये सार्जेंट स्ट्रंक से हुआ। स्ट्रंक ने एंगस को बताया कि वो रसोई में नहीं रह सकता। एंगस ने कहा कि उसे थोड़ा खाना चाहिए, पर स्ट्रंक परेशान नहीं होना चाहता था। तब एंगस ने कचरा निकालने की इजाजत मांगी। स्ट्रंक इससे राजी हो गया। एंगस कचरे में से बचे हुए खाने और दूसरी चीजों को निकालकर अपने नए पालतू को खिलाने में कामयाब हो गया। वो जीव खाने लगा और एंगस खुशी से देखता रहा। उसने उसका नाम क्रूसो रखा और फिर उस जीव के बारे में पढ़ना शुरू किया, पर उसे कोई खास जानकारी नहीं मिली। कुछ देर बाद क्रूसो ने सारा खाना खा लिया। एंगस ने बिन में पानी भर दिया ताकि क्रूसो सूख न जाए। इस बीच हैमिल्टन अपने आदमियों को दुश्मन से लड़ने और कहीं और पहला हमला करने के बारे में निर्देश देने लगा। एंगस को जल्दी ही क्रूसो को वर्कशॉप में छोड़ना पड़ा ताकि एन को किसी चीज का शक न हो। लेकिन उसी समय लुइस नाम का एक आदमी गांव में आया और एन से मिलने आया। एन वर्कशॉप चेक कर रही थी, तभी लुइस ने बताया कि वो वर्कशॉप में काम करना चाहता है। एन ने उसे बताया कि वो देर से आया है, पर उसे पूरी वर्कशॉप साफ करनी पड़ेगी। सफाई करते समय लुइस ने वो बैरल निकाला जिसमें एंगस ने क्रूसो को छुपाया था। एंगस ने ये देखा और उसे रोकने दौड़ा, पर क्रूसो वहाँ नहीं था। तब एंगस लुइस से सवाल करता है कि वो कौन है और वहाँ क्यों है, क्योंकि ये उसके पिताजी की वर्कशॉप है और वो जल्द ही युद्ध से वापस आ जाएंगे। लुइस कहता है कि वापस आने पर एंगस के पिताजी जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए वो ही वर्कशॉप का मालिक है। एंगस चला जाता है और क्रूसो को ढूंढना शुरू कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि क्रूसो घर के अंदर घुसपैठ कर चुका है और स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। गनीमत ये रही कि चर्चिल को जंजीर से बांधा गया है, इसलिए वो क्रूसो को पकड़ने में कामयाब नहीं होता। क्रूसो भाग जाता है और बाथरूम में घुस जाता है।
उसी बाथरूम में कर्स्टी भी आ जाती है और वो चिल्लाकर सीढ़ियों से नीचे भाग जाती है। एंगस को समझ आ जाता है कि उसने शायद क्रूसो को देखा होगा। वो कर्स्टी को चिल्लाने से रोकता है और कहता है कि क्रूसो उसका पालतू जानवर है और उसने उसे किनारे पर मिले एक अंडे से निकाला है। कर्स्टी अभी भी परेशान दिखती है, लेकिन एंगस उससे विनती करता है कि एन को न बताए। क्रूसो फ्रेंडली है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी दौरान एन वर्कशॉप में लुइस से मिलने जाती है। वो अपने पति के कुछ कपड़े लाती है और उन्हें लुइस को देती है, लेकिन इससे लुइस को ये पूछने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या चार्ली वापस नहीं आ रहा है। एन कहती है कि वो वापस नहीं आ रहा है और लुइस माफी मांगता है। एंगस ने बताया था कि उसके पिताजी अभी भी वापस आ रहे हैं। एन कहती है कि एंगस एक परेशान लड़का है और समुद्र में जहाज डूबने के बाद चार्ली की मौत हो गई है। फिर वो लुइस को घर के अंदर एक बाथरूम में प्लम्बिंग की समस्या को ठीक करने में मदद करने के लिए कहती है। लुइस सहमत हो जाता है, लेकिन बाथरूम वही है जहां एंगस और कर्स्टी क्रूसो को छिपा रहे हैं। जैसे ही लुइस दरवाजा खटखटाता है, वो उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो कहता है कि वो उन्हें एन को बता देगा, तो कर्स्टी दरवाजा खोल देती है। वो अंदर आता है और उन्हें बताता है कि एन ने उसे बाथरूम में प्लम्बिंग की समस्या को ठीक करने के लिए कहा है। अचानक वो क्रूसो को देखता है और चौंक कर पूछता है कि ये क्या है। एंगस तुरंत बताता है कि उसे क्रूसो कैसे मिला। लुइस उत्सुक दिखता है, लेकिन जैसे ही वो क्रूसो को छूने की कोशिश करता है, क्रूसो लगभग उसे काट लेता है। फिर लुइस कहता है कि क्रूसो एक जलपरी जैसा दिखता है, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक है। वो कहता है कि दुनिया में एक समय में केवल एक ही जलपरी हो सकती है, और जब पुराना मर जाता है तो दूसरा अंडा एक और को जन्म देने के लिए फूटता है। उस वक्त जब लुइस ये बता रहा था कि कैसे उस जीव में जादुई ताकतें हो सकती हैं, एन दरवाजे पर दस्तक देती है। एंगस लुइस से क्रूसो को छिपाने में मदद करने की गुहार लगाता है, क्योंकि एन उसे पालने नहीं देगी। लुइस मान जाता है और एन अंदर आती है, लेकिन भले ही क्रूसो अपने छिपने की जगह से बाहर कूदने की कोशिश करता है, वो उसे नहीं देख पाती। एन के जाने के बाद हैमिल्टन उससे मिलता है और रात को अपने आदमियों के साथ खाने की योजना में शामिल होने का न्योता देता है। लुइस एंगस को समझाने की कोशिश करता है कि क्रूसो को वापस समुद्र में छोड़ देना ही उसके लिए सबसे अच्छा होगा, मगर एंगस इससे असहमत होता है और कहता है कि क्रूसो के लिए उसके पास रहना ही सबसे अच्छा है। जल्द ही घर में रात का खाना शुरू हो जाता है और एंगस को कुछ देखने के लिए जाने के कारण क्रूसो को बाथरूम में अकेला छोड़ना पड़ता है, लेकिन दरवाजा बंद नहीं होता और क्रूसो बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। चर्चिल को क्रूसो की मौजूदगी का एहसास होता है और वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। कुत्ता क्रूसो को देखता है और उसे पूरे घर में घुमाता है। वो लोग खाना भी अस्त व्यस्त कर देते हैं और सब जगह भागते हैं, हालांकि सबको सिर्फ कुत्ता ही नजर आता है। क्रूसो बाहर निकलता है और फव्वारे में बहुत सी मछलियां देखकर उसमें कूद जाता है। एंगस क्रूसो को ढूंढ रहा होता है, लेकिन लुइस उसे वापस घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि एन खाने की मेज पर हुई घटना से बहुत गुस्से में है। वो कहता है कि वो क्रूसो को ढूंढ लेगा और आखिरकार एंगस वापस अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद लुइस फव्वारे में क्रूसो को कहीं ज्यादा बड़ा देखता है। वो एंगस को बुलाने जाता है और वो दोनों ये फैसला करते हैं कि उन्हें उसे वापस समुद्र में ले जाना चाहिए। वो क्रूसो को गाड़ी के पीछे रखते हैं और समुद्र की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में लुइस एक जलपरी की कहानी सुनाता है, जिसका सामना एक खोए हुए यात्री से हुआ था। हालांकि वो ये याद नहीं रख पाता कि जलपरी ने यात्री को घर वापस जाने में मदद की थी या सिर्फ पानी के नीचे ले गई थी। वो जल्द ही किनारे पर पहुंचते हैं और क्रूसो को पानी में छोड़ दिया जाता है। एंगस इससे खुश नहीं दिखता, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता और क्रूसो को जाने देता है। जब लुइस वापस वर्कशॉप लौटता है तो हैमिल्टन वहाँ होता है और कहता है कि उसे लगने लगा है कि लुइस एंगस पर बुरा असर डाल रहा है। लुइस खुद को डराने नहीं देता और कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हैमिल्टन क्या सोचता है। अगले दिन जिमी नाम का एक आदमी और उसका दोस्त ह्यूई मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। अचानक ह्यूई को लगता है कि उसकी डोर में किसी बहुत बड़ी चीज ने फंस लिया है। वो दोनों मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी नाव को ही खींच लिया जाता है और जल्द ही वो क्रूसो को काफी बड़ा देखते हैं। जिमी और ह्यूई बहुत घबराए हुए दिखते हैं, लेकिन ह्यूई फिर भी उस बड़े जीव को पकड़ना चाहता है, क्योंकि इससे उन्हें काफी पैसे मिल जाएंगे। जिमी इस बात से सहमत नहीं है और जैसे ही क्रूसो उन्हें समुद्र में दूर ले जाता है, वो लोग मछली पकड़ने की डोर काटने का फैसला करते हैं।
जब जिमी ऐसा करता है तो वो क्रूसो को फिर से देखते हैं और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। कुछ दिनों बाद हैमिल्टन एंगस को बताता है कि उसकी माँ उसे सेना में भर्ती करवाना चाहती है। इसके बाद एंगस अलग अलग तरीकों से सैनिकों के लिए काम करना शुरू कर देता है। जल्द ही वह हर चीज से थक जाता है और जब कैप्टन का ध्यान कहीं और होता है तो एंगस दौड़कर किनारे पर चला जाता है। वह क्रूसो को पुकारता है, लेकिन जब वह उसे आसपास नहीं देखता है तो वह एक नाव में चढ़ जाता है और खुद को इधर उधर ले जाता है। क्रूसो अंत तक खुद को दिखाता है और वह पहले से ही इतना बड़ा हो गया है कि एंगस चौंक जाता है। एंगस जल्द ही क्रूसो की पीठ पर कूद जाता है और भले ही वह पहले तो डर जाता है, लेकिन वह समुद्र के आसपास की सवारी का आनंद लेता है। क्रूसो उसे पानी के नीचे भी ले जाता है और वह इसका भी आनंद लेता है। ठीक उसी तरह जैसे क्रूसो एंगस को वापस किनारे पर ले जाता है, चर्चिल पास में होता है और उसे महसूस करता है। स्ट्रंग भी अपने कुत्ते के साथ होता है और जैसे ही चर्चिल किनारे की ओर दौड़ता है, हवलदार क्रूसो को देखता है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। उस रात एंगस अपने अनुभव के बारे में किर्स्टी और लेविस को बताता है। वे सब हंसते हैं और मजे करते दिख रहे हैं। एन उन्हें सुनती है और दरवाजे से झांकती है कि वे कितने खुश हैं। एलिस उसे देख लेता है, लेकिन वह तुरंत वहां से चली जाती है। हालांकि वह उस तक पहुंचने के लिए काफी तेज होता है और वह बच्चों को खुश करने के लिए धन्यवाद देती है, क्योंकि उन्हें मुस्कुराते हुए देखे हुए काफी समय हो गया है। वह कहता है कि यह कोई बात नहीं है और जैसे ही वे बात करना जारी रखते हैं, बच्चे उन्हें चुपके से देखते रहते हैं। हैमिल्टन इसे देखता है और अपने एक आदमी वॉर्मस्ली को बुलाता है। वह उससे पूछता है कि क्या उसे लेविस के बारे में कोई जानकारी मिली है और वॉर्मस्ली उसे बताता है कि लेविस का रिकॉर्ड साफ है और कहीं और कुछ भी बुरा नहीं पाया गया। जिमी एक रिपोर्टर जॉक को वो सब बताता है जो उसने कुछ दिन पहले देखा था। जॉक सोचता है कि ये शहर में इन्वेस्टमेंट का अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि पर्यटक ये जीव देखना चाहेंगे। लेकिन ह्यूई ये नहीं चाहता और चीजें जैसी हैं वैसी ही रहें ये पसंद करता है। जॉक कहता है कि अगर समुद्र में कोई राक्षस है तो दुनिया को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगले दिन हैमिल्टन और उसके बच्चों को वो काम दिखाने ले जाता है जो वो अब तक कर रहे हैं। वो एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं और सारे हथियार देखते हैं। कैप्टन अपने आदमियों को टेस्ट रन करने के लिए कहता है ताकि एन और उसके बच्चे देख सकें। एंगस को पता चलता है कि ये क्रूसो को प्रभावित करेगा और वो एन से कहता है कि उन्हें ये सब रोकने के लिए कहे। एन को समझ नहीं आता वो क्या कह रहा है और वो उससे उन्हें परेशान न करने के लिए कहती है। किर्स्टी एन को बताती है कि एंगस झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन एन फिर भी उन्हें नहीं समझ पाती। इस बीच सैनिक पानी में गोली चलाना शुरू कर देते हैं और क्रूसो खुद को बचने की कोशिश करता है। इसकी वजह से जिमी और जॉक, जो क्रूसो की फोटो लेने के लिए तैयार थे, कुछ नहीं ले पाते। हालांकि वो क्रूसो जैसी दिखने वाली चीज बनाते हैं और उसे अखबार में छाप देते हैं। कुछ दिनों बाद स्ट्रंग अखबार पढ़ता है और उस राक्षस की पहचान उस जीव से करता है जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। इसके बाद वो और कुछ दूसरे सैनिक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी रात किर्स्टी चुपके से एंगस के कमरे में जाती है और लेविस के साथ उसे घर से निकलने में मदद करने आती है ताकि पता लगा सकें कि क्रूसो ठीक है या नहीं। वो घर से निकल जाते हैं और जब किनारे पर पहुंचते हैं तो एंगस क्रूसो को पुकारता है। क्रूसो पहले तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जब देता है तो वो बिल्कुल जंगली हो चुका लगता है। वो एंगस को पहचान नहीं पाता और उसे खाने की कोशिश करता है। ये बात एंगस और लेविस को चौंका देती है, जो समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। क्रूसो वापस पानी में चला जाता है और एंगस लेविस को क्रूसो को समुद्र में भेजने की इजाजत देने के लिए दोष देता है। स्ट्रंग और उसके साथी सैनिक नाव पर चढ़ते हैं और क्रूसो को ढूंढने निकलते हैं, जिसे वो मारना चाहते हैं। जैसे ही वो किनारे के करीब पहुंचते हैं, उन्हें चर्चिल का भौंकना सुनाई देता है। स्ट्रंग कहता है कि जरूर क्रूसो ने कुछ देखा होगा। वो तुरंत कहता है कि नाव को आवाज की तरफ ले जाया जाए। क्रूसो चर्चिल को संभाल लेता है। सैनिक सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा है। तभी क्रूसो उन्हें गोली मारने की कोशिश करने पर नाव से नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ गोलीबारी और क्रूसो द्वारा सैनिकों पर हमले को दुश्मन की गोलीबारी समझ लिया जाता है। हैमिल्टन को तुरंत सूचित किया जाता है कि उन पर हमला हो रहा है। वो सभी सैनिकों को वापस लड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद वो एन को कहता है कि वो बच्चों को ले जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। एन किर्स्टी को देखती है और एंगस के बारे में पूछती है
लेकिन कर्स्टी बताती है कि एंगस घर में नहीं है और वो हमले के डर से अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती। भले ही हैमिल्टन नहीं चाहता कि एन उसके साथ किनारे की तरफ जाए, मगर आखिरकार उसे मानना ही पड़ता है। इसी दौरान क्रूसो बेकाबू हो जाता है और स्ट्रंक को पकड़ लेता है, लेकिन एंगस ठीक समय पर वापस आता है और क्रूसो को रुकने के लिए कहने की कोशिश करता है। क्रूसो उसकी नहीं सुनता और एंगस को नजदीक जाने के लिए पानी में चला जाता है। वो अपना संतुलन खो देता है और डूबने लगता है, लेकिन ये देखकर क्रूसो स्ट्रंक को छोड़कर उसे बचा लेता है। एंगस को वापस किनारे लाया जाता है। वो बेहोश होता है और लुइस और क्रूसो दोनों उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। एंगस को जगाने के कई प्रयासों के बाद वो होश में आता है और क्रूसो को पहले से ही सामान्य अवस्था में देखकर खुश होता है। कप्तान हैमिल्टन को सूचित किया जाता है कि आसपास कोई दुश्मन का जहाज नहीं है, लेकिन वो फिर भी सैनिकों को पानी में गोली चलाने के लिए कहता है। वो जल्द ही किनारे पर पहुंच जाता है और क्रूसो वापस पानी के अंदर छिपने चला जाता है। एन ट्रक से नीचे उतरती है और एंगस को देखकर खुश होती है, जो उसे क्रूसो के बारे में सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। एन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसे असंभव चीजों के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। उसी समय क्रूसो उसके पीछे दिखाई देता है और एन आखिरकार एंगस पर विश्वास कर लेती है। हैमिल्टन भी चौंक जाता है। अचानक सैनिक पानी में गोली चलाना शुरू कर देते हैं और एंगस क्रूसो को दूर ले जाने के लिए उस पर कूद पड़ता है। यह देखकर एन गुस्से में है और वो हैमिल्टन को हमला रोकने के लिए कहती है। वो कोशिश करता है, लेकिन रेडियो खराब हो गए हैं, इसलिए वो मदद के लिए पुकार नहीं सकता। वो, लुइस और एन किसी तरह एक नाव पर सवार होकर एंगस को बचाने निकलते हैं। क्रूसो किसी तरह सैनिकों के हमले से बच निकलता है, लेकिन भागने के दौरान सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा देते हैं। क्रूसो वक्त रहते जाल पार कर लेता है। हैमिल्टन की नाव पास आते ही लुइस एंगस को कहता है कि वो क्रूसो को छोड़कर उनके साथ आ जाए। एंगस क्रूसो को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताता है और कहता है कि वो उसे याद करेगा। इसके बाद वो पानी में कूदकर उनकी नाव में शामिल हो जाता है। क्रूसो फिर पानी के अंदर चला जाता है और जाल को पार करने के लिए एक जोरदार धक्का लगाता है। एंगस खुशी से चिल्लाता है क्योंकि अब उसका दोस्त आजाद लगता है। सुबह वापस किनारे पर पहुंचने पर एंगस अपने पिता के बारे में पूछता है। एन उसे बताती है कि वो वापस नहीं आएगा। वो ये भी कहती है कि उसे क्रूसो के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, शायद अकेले रहना ही उसके लिए बेहतर होगा। थोड़ी देर बाद वो सब देखते हैं कि क्रूसो दूर जा रहा है। कुछ समय बाद विलियम नाम का एक लड़का पानी में एक बड़ा अंडा देखता है और ठीक एंगस की तरह वो उसे रखने का फैसला करता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।